से हैं, आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि पता है आप लोग को एसएससी जीडी का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम आज का जो है पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है 27 अप्रैल का। और जिनका भी पेपर कल 28 अप्रैल का होने जा रहा है तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जिस तरीके के आज आपका जो है अ, चारों ही शिफ्टों के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चारों शिफ्टों का जो पेपर है उसको मैंने देखते हुए आप लोगों के सामने एनालिसिस भी किया था, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि आज के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। वो आपका जीके का हो, हिंदी का हो, आप लोगों का रीजनिंग का हो या मैथ का हो, ये चारों ही जो है सब्जेक्ट के जो प्रश्न पूछे गए थे और जिन टॉपिकों से पूछे गए थे उसको देखते हुए मैंने जो है 28 अप्रैल का बिल्कुल ही आपके लिए जो है एक पेपर तैयार किया हुआ है। और अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं और अगर आप 28 अप्रैल को एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्कोर करके आने वाले हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो एसएससी जीडी का अगर एग्ज़ाम आप भी देने वाले हैं किसी भी दिन तो आप इस क्लास को बिल्कुल देख लीजिएगा। और ख़ास करके 28 अप्रैल वाले जो भी मेरे दोस्त कल एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, बिल्कुल आप इन टॉपिकों को ही पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। तो आज की चारों शिफ्टों को देखते हुए ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहीं न कहीं आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न कल के एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास। आप लोगों से सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा तब तक ये क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री में जो है मिलती रहेगी। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूतक का जो है उल्लेख है जिसमें 4 चरणों की जो है उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। आपको ऑल सब्जेक्ट कराऊंगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न कराऊंगा जो आपके 80 प्रश्न एग्जाम हॉल में आने वाले हैं बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। और खास करके यहाँ से आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट प्रश्न, ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में जो है पुरुष सूक्त का जो उल्लेख हुआ है जिसमें 4 चरणों की उत्पत्ति का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर पहला, पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है 10वें मंडल। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने डी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस भारतीय ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस भारतीय ने स्वदेश बांधव समिति का जो है समिति की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर दो, दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त बिल्कुल राइट उत्तर है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा, संविधान सभा की प्रारंभ प्रांतीय जो है संविधान समिति किसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष जो है हमें बताना है संविधान की प्रांतीय संविधान समिति, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3, तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे आप लोग को याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करने के लिए जो है जिम्मेदार है। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परतें रेडियो तरंगों को परावर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का आयन मंडल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है आयन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं अर्थशास्त्र के किस नियम का जो है अपवाद मानी जाती हैं। गिफिन वस्तुएं अर्थशास्त्र के किस नियम का अपवाद मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग मेरे साथ। आप हर एक प्रश्न के कोशिश करें उत्तर दें, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं
कि जो है मांग का नियम, बिल्कुल राइट उत्तर है मांग का नियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की जो है प्रक्रिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर छठा। और एक बात बता दूं, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को यार लाइक नहीं किए हो तो कर लो, इसके फायदे आप जान लो कि आप लोगों को सुबह में, कल जिनका भी पेपर है, सुबह में 4 AM पे हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लाने वाले हैं, ठीक है। तो उस क्लास को देखकर ही जाना आप एग्जाम हॉल में। मैं कहूँगा कि वो क्लास किसी भी एंगल से आप मिस मत करना, जिनका भी कल एग्जाम है। बिल्कुल सुबह के 4 AM पे आप लोगों के लिए हम हाजिर होंगे। तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, ठीक है। तो सभी लोग जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, बिल्कुल क्लास को अभी से जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अनुच्छेद 61 बिल्कुल राइट उत्तर है, महाभियोग आर्टिकल 61 से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है चेराव नृत्य, जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है, किस राज्य का जो है पारंपरिक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लो, ये प्रश्न स्टार लगा लो, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। चिराव नृत्य, जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है, किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो जिन्हें बताया है मिजोरम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए सामान्यतः किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए सामान्यतः किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल राइट उत्तर है एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है बादामी की गुफाओं का जो है निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। बादामी की गुफाओं का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे चालुक्य वंश, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चालुक्य वंश। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान में अमात्य का मुख्य कार्य क्या है। एक बार सभी लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट बॉक्स में बता दो, ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराते रहें, ठीक है। और जिनका कल 28 अप्रैल को है उनसे मैं फिर कह रहा हूँ कि सुबह के 4 AM पे आपको भूलना नहीं है। सुबह के 4 AM पे जो क्लास आएगा बिल्कुल आप उसको करके ही जाना, ठीक है। एक बार सनसनी नज़र से भी देख लेना, उसे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। सुबह के 4 AM अभी से आप क्लास को लाइक करके रख लो, ठीक है। तो राजस्व और वित्त मंत्री, वित्त आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, राजस्व और वित्त। अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। विटामिन B12, ये देखिए साइंस के प्रश्न है, दो दो प्रश्न आज के जो है हर एक शिफ्ट में साइंस के भी प्रश्न पूछे गए थे। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कोबाल्ट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो मैंग्रोव और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो मैंग्रोव और
मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उड़ीसा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई थी, यह वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है असहयोग आंदोलन के जो दौरान चौरी चौरा घटना हुआ था 1922 में, यह जो है वर्तमान में किस जिला में पड़ता है? तो ये तो आप लोगों को पता है, गोरखपुर जिला में अभी वर्तमान में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 15। मैं चाहूंगा कि आप हर एक प्रश्न को मेरे साथ आप बनाते चलो, ठीक है? आप जितना भी क्वेश्चन को ट्राई करोगे उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट भी बनने वाला है। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस सिद्धांत पे आता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कोशिका के अंतर्गत प्रोटीन संश्लेषण का जो है स्थान कौन सा है? कोशिका के अंतर्गत प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे राइबोसोम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। जिन्होंने राइबोसोम चुना है ऑप्शन नंबर बी सी, राइबोसोम बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है प्रसिद्ध हार्मबिल महोत्सव किस राज्य में प्रतिवर्ष 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है? प्रसिद्ध हार्मबिल महोत्सव किस वर्ष प्रतिवर्ष 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल में, ये खास करके स्टार लगा लो, ये प्रश्न आपको स्टार लगा लेनी है। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हो जाएगा नागालैंड जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है इक्का प्रणाली को औपचारिक रूप से किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताइएगा, इक्का प्रणाली को औपचारिक रूप से किसने शुरू किया था? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं इल्तुतमिश बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था में किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था में किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 1962 में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1962। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे केलरकर समिति, केलरकर समिति ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दीवाने-ए-कोही की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने की थी? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है
मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ही, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषयों का जो है निर्धारण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचवर्षीय योजना के कितने विषयों को जो है पंचायतों के कितने विषयों के जो है निर्धारण किया गया है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 29, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नील दर्पण नाटक जो नील की खेती करने वाले जो है किसानों के लिए शोषण पर आधारित था, ये लेखक, इसके लेखक कौन थे, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। फिर से कह रहा हूँ कि भाई साहब एसएससी जीडी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से जुड़ जाओ। क्योंकि देखो सुबह के 4 AM पे आप समझ लो रामबाण प्रश्न, अर्थात जो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे बिल्कुल जो है आपको वहां से देखने को मिलेगा सुबह के 4 AM पे। तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाओ। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है दीन बंधु मित्र, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सौर मंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? क्योंकि उसका जो है क्षैतिज अक्षीय झुकाव बहुत अधिक है। सौर मंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? क्योंकि इसका जो है अक्षीय झुकाव बहुत अधिक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है अरुण, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अरुण जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का जो है मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत में राष्ट्रीय आय का जो है आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं चंदेल वंश, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जिन्हें बताया है 16 दिसंबर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 16 दिसंबर। जिन्होंने 16 दिसंबर को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा जो है अनुच्छेद बच्चों के शोषण के निषेध से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा जो है अनुच्छेद बच्चों के जो है शोषण के निषेध से संबंधित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आर्टिकल 24, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या है बताएंगे? शुद्ध जल का
पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताइएगा सभी लोग, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, क्रिकेट से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी किस भारतीय श्रृंखला का हिस्सा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है अन्नामलाई अन्नामलाई पहाड़ी का है, बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का जो है सल्तनत कौन था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का जो है सुल्तान कौन था? तो आपको याद रखना है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। जिन्होंने बी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जिनने बताया है यहाँ पे यकृत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी? गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं लाला हरदयाल बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? तो ये जो है एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि पक्षगान किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान किसका है? तो आप लोग को पता है कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, यक्षगान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 38। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं एक सिंह वाले गेंडा के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्हें बताया है डॉक्टर वर्गीज कुरियन बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? देखिए गणित का प्रश्न आ चुका है। लाभ और हानि के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है, ठीक है। और एक बात फिर बता दूं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं और एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं किसी भी दिन, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जहां से और जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे जिन टॉपिकों के, वही आप लोगों को यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। तो जिनका कल अभी पेपर है वो तो 4 AM पे बिल्कुल तैयार रहना हमारे साथ रामबाण प्रश्नों के साथ। तो अब भी जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, ठीक है। अब देखो मैथ का पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 9 से 60 रुपया में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। इस टाइप के भी प्रश्न आज पूछे गए थे। देखिए
आपको बता दूं कि 20 जो क्वेश्चन थे मैथ के, उसमें मुझे लगता है कि आपको नॉर्मल 15 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि आप आसानी से कर सकते थे, और जो 5 क्वेश्चन थे वह जो है आप लोग के मॉडरेट लेवल कह सकते हो, या एक आध दो क्वेश्चन हार्ड भी आप कह सकते हो, जो कि 5 क्वेश्चन ही आप लोगों को फंसाऊ दिया गया था। तो बिल्कुल मैंने भी वैसे ही प्रश्नों को उठाया है जैसे आज के पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल के भी है, और बिल्कुल जैसा कि नॉर्मल प्रश्न भी है। तो मैंने सभी तरीके के प्रश्नों को रखा है, तो आप बिल्कुल जो है यहाँ पे समझने की कोशिश कर सकते हैं। 960 रुपया जो है किसी वस्तु का जो है किसी वस्तु को बेचा गया और हमें जो है 20% का लाभ हो रहा है, तो हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अर्थात 100 और 20% के लाभ पे बेचे हैं अर्थात 120। 12 8 96 अर्थात यहाँ से गुणा कर देंगे हम, तो 8 में 100 से 800 रुपया जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य था। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से परसेंटेज का एक प्रश्न देखिए इस तरीके से भी पूछा जा रहा है कि एक वस्तु का जो है 40% 120 है, तो उस वस्तु का 60% क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए घुमा दिया है हल्का सा, अगर आप चुप करोगे तो ये प्रश्न में गड़बड़ होने वाला है। ध्यान पूर्वक आपको बनाना पड़ेगा। इसने जिस तरीके से कहा है कोई संख्या है, मान लो कि वह संख्या x है, उसका 40% आपको निकालना है अर्थात 40/100 कितना हो रहा है 120, अर्थात 120 यहाँ पे कर लो। 40 के पहाड़ा में 40 दिए 120, अर्थात x का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300। इसने कहा है भाई साहब 300 नहीं 60%, वह संख्या जो है उसका 60% निकाल, इसका 60% भी हमें निकालना पड़ेगा। 60% अर्थात 60/100 कर लो, यहाँ से 0 छत्री 18 आपका बिल्कुल राइट उत्तर 180 था, वह संख्या 180 हो जाएगा। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर वी को लगाएंगे उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है आप कर लोगे ऐसे प्रश्नों को, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए एवरेज से प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएंगे। कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 शिफ्टों में इस तरीके के प्रश्न आज के एग्जाम हॉल में पूछा गया था, और कल भी पूछा जाएगा। इसकी जो है बिल्कुल चांसेज हैं, क्योंकि एक एसएससी का पैटर्न होता है और बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग एसएससी अपना जो है नॉर्मलाइजेशन करने में उसे दिक्कत ना हो, इसलिए बिल्कुल लेवल एक जैसा रखता है डेली, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं अगर, तो सबसे पहले औसत किसे बोला जाता है। जैसे अगर कोई दे दे 1 2 3, तो इसका कोई पूछेगा औसत क्या है, तो आप डायरेक्ट बीच वाला हिस्सा बता दोगे, क्योंकि इनके बीच का अंतर बिल्कुल बराबर है। उसी प्रकार यहाँ पे विषम संख्याओं के बीच का औसत क्या होता है, बराबर होता है। 5 लगातार संख्या है तो एक तो संख्या हो गया हमें 25, ये औसत है अर्थात ये बीच वाली संख्या हमें पता चल गई। इसके आगे और इसके पहले कौन कौन सी संख्या है ये हमें पता करना है। तो 25 के बाद कौन सी विषम संख्या होती है, 27 होती है। 27 के बाद विषम संख्या क्या होता है, 29। और 25 से पहले आ जाओगे तो 23 होता है, 23 से पहले आ जाओगे तो 21 होता है। इसने कहा सबसे छोटी जो है संख्या बताना है, तो सबसे छोटी संख्या आपको पता है, देख लो यहाँ पे ऊपर लाइन में जो है आप लोगों का आ चुका है 21। तो मुझे लगता है आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कार्य और जो है समय और कार्य से रिलेटेड आपके प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि ए एक काम को 10 दिनों में और बी जो है उसे 15 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बिल्कुल आप उड़ा सकते हो, बिल्कुल उड़ा सकते हो, इसमें किसी तरीके के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ए जो है 10 दिनों में कर रहा है और बी जो है इसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। 15 दिनों में कर रहा है तो आप यहाँ से देख लो 10 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा टोटल वर्क 30। 10 के पहाड़े में 30, 10 तिया 30, 15 के पहाड़े में 30, 15 दूना 30, तो 3 और 2 जोड़ लो कितना हो जाएगा 5, अर्थात 5 काम ए और बी एक दिनों में करेंगे। टोटल काम हमें 30 कराना है और एक दिन में ए और बी मिलकर जो काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं आपके 5। 5 से 30 में भाग दे देंगे, 6 पचे 30, जो कि आपके राइट उत्तर हो जाएगा 6 दिन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, साधारण ब्याज का प्रश्न है। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होने वाला है। बिल्कुल सिंपल है, आपको साधारण ब्याज के फॉर्मूले अगर पता है तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर और बट्टे होता है 100।
यही तो फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। बिल्कुल आप लगा दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 10 या 30, 30 में 50 से 3 5 15, 15 पे 2 जीरो लगा दो, 1500 रुपया जो है यहाँ पे ब्याज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया है। मुझे लगता है कि बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती आप बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्रमिति के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला था। देखिए यहाँ पे जो है एक आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। क्षेत्रफल बराबर क्या आपको याद रखना है, लंबाई और गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल में आपको लंबाई दिया गया है 15, चौड़ाई दिया है 10, 10 में 15 से गुणा कर दो, 150 रुपया जो है आपके बिल्कुल 150 सेंटीमीटर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है यहाँ पे यदि ए अनुपात बी, यहाँ पे दिया गया है बी अनुपात सी, तो ए बी सी का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे कह रहा है यदि ए अनुपात बी यहाँ पे दिया गया है, बी अनुपात सी यहाँ पे दिया गया है, तो ए बी सी का मान जो है क्या होने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। आप यहाँ पे आ जाओ, ए अनुपात बी कितना है, 2:3, फिर बी अनुपात सी कितना है आपके पास, यहाँ पे कर लो 4:5, यहाँ से आगे बढ़ा लो 3, यहाँ से आगे बढ़ा लो 4। अब देख लो यहाँ पे 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 5 15, ये देख लो 8 12 15, 8 12 15 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। बिल्कुल बिल्कुल आसान था, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, आपको इस तरीके का मान दिया गया था और इस तरीके से सरल करना था, तो बोर्डमॉस के नियम आप लगा देते, बिल्कुल आसानी से हो जाता। सबसे पहले कोष्ट वाले को हल करते हैं, तो 120 फिर भागे हो जाएगा 15 दूना का 30, प्लस का 5 और माइनस का 2, 30 चौका 120, प्लस का ये 5 और माइनस का 2, यहाँ पे 5 4 9, 9 में से 2 जाएगा, आपका हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है तर्क शक्ति से रिलेटेड प्रश्न है, कह रहा है कि श्रेणी को आपको पूरा करना है। ये जो श्रेणी दिया गया है इसमें जो है आप लोगों को पूरा करना है श्रेणी। अब देखिए इस श्रेणी को किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 7 से लिखा है 10, तो 7 3 10, 10 से लिखा है 14, यहाँ पे 10 4 14, 14 से 19, 14 5 19, 19 से 6 जोड़ोगे 25, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, हर बार एक एक ठो जोड़ा गया है, इसके आगे हम भी एक जोड़ देंगे 7, 25 7 कितना होता है 32। बिल्कुल आसानी से आप कर सकते थे, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाला था। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है एनालॉजी का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश वाट आपसे पूछा गया है, भारत नई दिल्ली, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश वाट। तो देखो भारत की जो है यहाँ पे नई दिल्ली से क्या संबंध है, तो राजधानी है, क्या है, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप लोगों को पता है क्या होता है, लखनऊ, यही तो होता है आप लोगों का, जो कि राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं, जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है, कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में कैट को ये लिखा जाता है, डग को क्या लिखा जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में हमें जो है कैट को लिखा गया है तो डॉग को जो है बताना था। देखिए सिंपल सा आप लोगों के सामने ये प्रश्न था, आप सी का कोड रख लो 3, ए का कोड 1, टी का कोड 20, सिंपल यही प्लेस वैल्यू को बैठाया हुआ है। आप डी का कोड रख लो 4, ओ का कोड 15 और जी का कोड 7। आप देख लो 4 15 7 आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने था, देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे पिताजी की इकलौती संतान की पुत्र है। तस्वीर वाले व्यक्ति मोहन से कैसे संबंधित है। सबसे पहले देखो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, आप यहाँ पे मोहन हो और इस तस्वीर के बारे में आप बात कर रहे हो, ये मोहन है, ठीक है। कह रहे कि वह मेरे पिताजी, इसके कोई पिताजी हैं और पिताजी की इकलौती संतान, इकलौती संतान का पुत्र, इकलौती संतान अर्थात इसकी एक कौन है, बेटी है। ये मोहन उसका बेटा है और ये बेटी है, का पुत्र है। ये कौन है, इसका ये बेटा है, ये जो लड़का है ये बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति मोहन से कैसे संबंधित है, मोहन से, मोहन का ये क्या लगेगा, तो मोहन की ये बहन है, बहन की ये क्या है, बेटा है।
तो बहन का बेटा क्या होता है? बहन का बेटा। अब देखो संतान, यहाँ पे तो ऑप्शन में ऐसा नहीं है, अर्थात आपको ये समझना है कि आप देखो ये मोहन है, आप समझोगे ये जो है मोहन है, ठीक है, और मोहन जो है कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इसका बात हो रहा है कि वह मेरे पिता की इकलौते संतान का पुत्र है। मेरे पिता के अर्थात इसके कोई पिता है, इनका इकलौता संतान कौन है? मोहन ही होगा इकलौता संतान। तो तस्वीर वाला व्यक्ति, इसका ये कौन है? इसका ये कौन है? क्या लगेगा? पुत्र ही लगेगा। उसका ये क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सुबह के 4 AM पे आपको रामबाण प्रश्न मिलेंगे और बिल्कुल एग्जाम हॉल में जाने से पहले उस क्लास को जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।